हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत ध्वनि के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब वस्तुएं कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वस्तुएं कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का अपनी मध्य स्थिति के इधर या उधर या आगे पीछे गति करना, इस गति को हम कंपन कहते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं के कंपन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के आयाम कम होने के कारण कंपन दिखाई नहीं देते। यानी कि कुछ वस्तुओं के कंपन दिखाई देते हैं, जबकि कुछ वस्तुओं के कंपन दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्यों? कि उनके आयाम होते हैं कम। मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। जब मानव के वाग तंतु या कंठ जब कंपित होते हैं या कंपन करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में वाग तंतुओं के भिन्न भिन्न होने के कारण ध्वनि भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखो कि पुरुषों में वाग तंतु की लंबाई होती है 20 mm, महिलाओं में वाग तंतु की लंबाई होती है 15 mm और बच्चों में जो कि अलग अलग होती है। इसलिए भाई मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अलग अलग उत्पन्न होती है। ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं, यानी कि ध्वनि है वो निर्वात में संचरण नहीं होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो निर्वात में संचरित नहीं होती है। चाहे वो माध्यम ठोस, द्रव्य, गैस भी हो सकता है, माध्यम की आवश्यकता होनी जरूरी है। ध्वनि का संचरण का वर्तमान देखो कि भाई गैस से अधिक होती है ध्वनि संचरण होती है द्रव्य में, और द्रव्य से अधिक होती है संचरण ठोस में, यानी कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का संचरण होता है। अब देखो कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु है वो बार बार इधर उधर गति करती है तो वह कहलाता है कंपन, और इस गति को कहते हैं दोलन गति। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, और जिससे आवर्तकाल को दर्शाते हैं टी से। जैसे देखो यहाँ से ये दोलन है, ठीक है, ये दोलन ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने में जितना समय लगेगा ना, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल पढ़ ली। अब है आवृत्ति। एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी कि आवर्तकाल किसे कहते हैं कि भाई जितना दोलन करने में जितना समय लेता है ना, वो कहलाता है आवर्तकाल। जबकि इसमें एक सेकंड में जितने भी दोलन होते हैं उस दोलनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, और इसे V से दर्शाते हैं। यानी कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? एक सेकंड में दोलनों की संख्या। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, और इसे सूत्र के रूप में देखो V बराबर होता है 1/T। क्यों? कि T का होता है आवर्तकाल और V होती है आवृत्ति। अब देखो उदाहरण की सहायता समझे कि भाई आवर्तकाल या आवृत्ति कैसे निकल जाती है, और ये संपूर्ण नोट्स है वो NCERT बुकों से तैयार किए गए हैं। ठीक है ना। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसे ही आगे कंटेंट मिलता रहेगा। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? यानी कि एक सेकंड में दोलन करती है 20, और आवृत्ति किसे कहते हैं कि भाई एक सेकंड में दोलनों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है। यानी कि देखो आवृत्ति बराबर होता है एक सेकंड में दोलनों की संख्या, यानी SN/S, यानी कि एक सेकंड में जितने दोलन होते हैं ना, उस दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आवृत्ति बराबर 20/1, यानी कि दोलन होता है 20 और एक सेकंड में, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 20 हर्ट्ज या प्रति सेकंड। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन कि भाई एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। यानी कि सेकंड यानी समय दिया है 4 सेकंड और 40 बार दोलन करता है, यानी कि दोलनों की संख्या है 40। इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात करो। यानी आवृत्ति बराबर क्या होता है कि भाई एक सेकंड में दोलनों की संख्या, यानी एक सेकंड में, यानी कि देखो यानी समय दिया गया यहाँ पर 4 सेकंड और दोलन है 40, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है, और आवृत्ति बराबर क्या होता है कि भाई 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। तो T दर्शाया जाता है आवर्तकाल को, और यहाँ पर आवृत्ति दी गई है हमें 10 हर्ट्ज, तो 1/10 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, तो 0.1 सेकंड। तो इस प्रकार आप आवृत्ति और आवर्तकाल निकाल सकते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? आयाम और आवृत्ति वो ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण है। प्रबलता, यानी कि मोटी आवाज़। प्रबलता का अर्थ होता है मोटी आवाज़।
ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। यानी कि देखो, आयाम अधिक तो ध्वनि प्रबल, यानी कि ध्वनि मोटी होगी, यानी आयाम अधिक तो ध्वनि मोटी होगी, और आयाम कम है तो ध्वनि होगी मंद या कम प्रबल होगी। इस प्रकार से देखो, प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है या डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे देखो, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि जितना आयाम, यानी यहाँ पर आयाम दिया गया 2 और इसके आयाम के वर्ग, यानी आयाम का 2 वर्ग है, यानी कि 2 है आयाम, तो 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए यहाँ पर इसके समानुपात हो जाएगी, यानी कि प्रबलता हो जाएगी 4 गुना। यहाँ पर देखो कि भाई सामान्य श्वास में 10 डेसिबल ध्वनि उपयोग की जाती है, और मंद फुसफुसाहट होती है ना, उसमें 30 डेसिबल तक की ध्वनि का उपयोग किया जाता है, और सामान्य बातचीत होती है तब 60 डेसिबल ध्वनि का उपयोग होता है। और व्यस्त यातायात होता है, जब यातायात बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है तो उसमें 70 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। और औसतन फैक्ट्री होती है, कारखाना होते हैं, वहाँ पर 80 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है, और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो कि ज़्यादा शोर उत्पन्न करती है, जो कि मानव के लिए कष्टदायक होती है, यानी उसको शोर कहते हैं। अब देखो, तारत्व अर्थ होता है तीखी आवाज़, ठीक है ना, यानी कि महीन आवाज़, और प्रबलता अर्थ होता है मोटी आवाज़। मोटी आवाज़ में देखो भाई, शेर की आवाज़ मोटी होती है, यानी कि शेर की प्रबलता अधिक होती है। ढोल की आवाज़ तो जाडी होती है, मोटी होती है, यानी कि ढोल का प्रबलता अधिक होता है। इसी प्रकार से देखो, तारत्व जैसे मच्छर है तो मच्छर की आवाज़ महीन होती है, यानी कि उसका तारत्व मच्छर का अधिक है। और महिला का आवाज़ पतली होती है, इसका मतलब होता है कि महिला और बच्चों है ना, उनका तारत्व अधिक है और उनकी प्रबलता कम है। तो आवर्ती ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करती है। आवर्ती अधिक तो ध्वनि यानी आवाज़ तीखी या पतली होगी या महीन होगी। जैसे देखो, सीटी की आवर्ती अधिक होती है, यानी कि उसकी आवाज़ तीखी होती है। आवर्ती कम तो ध्वनि आवाज़ या कम तारत्व वाली उत्पन्न होगी। जैसे देखो, ढोल की आवाज़ का तारत्व होता है कम, यानी कि उसकी प्रबलता ज़्यादा होता है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि आवाज़ तीखी लेकिन प्रबलता कम, यानी पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसका तारत्व तो है अधिक और उसकी प्रबलता है कम। शेर निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि शेर की आवाज़ का तारत्व होता है कम, लेकिन उसकी आवाज़ होती है मोटी, इसलिए उसकी प्रबलता भी ज़्यादा होती है। यानी शेर की दाढ़ है ना, उस दाढ़ का प्रबलता होता है अधिक, इसलिए उसकी आवाज़ मोटी होती है। यहाँ पर देखो, आवर्ती उच्च तो ध्वनि तीखी या सुरीली आवाज़ होगी, लेकिन उसकी प्रबलता होगी कम, यानी कि प्रबलता कम तो आवर्ती उच्च, ठीक है। जैसे देखो, महिला की आवाज़ है वो पुरुषों की आवाज़ की तुलना में तीखी होती है। क्यों होती है? उसकी महिला की आवाज़ की आवर्ती उच्च होती है और उसकी प्रबलता होती है कम, जबकि पुरुषों की आवाज़ की प्रबलता अधिक होती है और उसकी आवर्ती होती है कम, ठीक है। इसी प्रकार देखो, आवर्ती निम्न यानी आवृत्ति कम है और ध्वनि मोटी होगी, क्योंकि प्रबलता इसमें अधिक होगी, यानी कि प्रबलता अधिक होने पर ध्वनि होगी मोटी और इसमें आवृत्ति होगी कम। जैसे देखो, शेर की दाढ़ की प्रबलता होती है अधिक और मच्छर की बजाय, यानी कि मच्छर की आवाज़ की होती है वो मतलब आवाज़ होती है ना, मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज़ वो तीखी होती है, इसके मतलब उसकी आवृत्ति अधिक है, इसलिए उसकी आवाज़ होती है तीखी। लेकिन शेर की दाढ़ की प्रबलता अधिक है तो उसकी आवाज़ होगी मोटी। अब देखो, सर्व्य तथा अश्रव्य ध्वनि, यानी कि सर्व्य यानी जिस ध्वनि को सुन सकते हैं और अश्रव्य मतलब होता है वो जिसको हम सुन नहीं सकते। सर्व्य ध्वनि जिस ध्वनि को मानव सुन सकता है वो सर्व्य ध्वनि कहलाती है। जैसे देखो भाई, मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। किलो हर्ट्ज यानी कि देखो, किलो का अर्थ होता है 1 किलो में 1000 होता है, ठीक है। तो यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, यानी इसके बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है। अब देखो, अश्रव्य ध्वनि यानी जिसको सुन नहीं सकता है, जिस ध्वनि को मानव सुन नहीं सकता अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन नहीं सकता, यानी 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन नहीं सकता। इन दोनों के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को मानव सुन सकता है। जैसे देखो, 20 हर्ट्ज से कम यानी कि ज़्यादा होता है 20 और 20 हर्ट्ज से कम यानी ये कम है, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक यानी कि 20 किलो यानी कि कम होता है 20 हर्ट्ज और इससे ज़्यादा कितना भी हो सकती है। इस ध्वनि को मानव सुन नहीं सकता, यानी इन दोनों के बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है। जैसे देखो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है, ये होती है सर्व्य ध्वनि। यहाँ पर देखो, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो कि भाई 20 हर्ट्ज से कम यानी ये होती है अपसर्व्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ध्वनि को सर्व्य ध्वनि कहते हैं, जो मानव सुन सकता है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि होती है जो प्रसर्व्य ध्वनि होती है, यानी कि अश्रव्य ध्वनि, इसको सुन नहीं सकता। यानी कि देखो,
इस 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव है वो सुन नहीं सकता है। इस प्रकार से आप डायग्राम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई इससे कम को कहते हैं हम अश्रव्य ध्वनि और 20 किलो हर्ट्ज अधिक ध्वनि को कहते हैं हम प्रश्रव्य ध्वनि, और इसके बीच की ध्वनि जो कि श्रव्य ध्वनि होती है। यानी आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम, और प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि होती है प्रश्रव्य ध्वनि, और बीच की ध्वनि होती है श्रव्य ध्वनि। यहाँ पर देखो कि 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कुत्ता सुन सकता है। यानी कि 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि है ना, उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कुत्ता सुन सकता है। और 20 किलो हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? देखो, पुलिसकर्मी की जो सीटी होती है ना, वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। और अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी हो ना, वो उपकरण है जो कि मतलब प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हमने ध्वनि के बारे में अध्ययन किया, ठीक है, जिसमें मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है और ध्वनि की डेसिबल मापा जाता है, ठीक है ना, और जिसमें मानव बातचीत में और कारखाने या फैक्ट्री में कितनी ध्वनि की डेसिबल उत्पन्न होती है, ठीक है। और ध्वनि जो कि मतलब प्रश्रव्य ध्वनि है, अश्रव्य ध्वनि है और अपश्रव्य ध्वनि है, ठीक है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।